गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई हो रहा है सबका? चलिए और सब बढ़िया। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न वन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन, क्लास 9 फिजिक्स। ग्रेविटेशन के बारे में आज हम लोग जानने आए हैं। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू इंट्रोड्यूस ग्रेविटेशन। हम लोग क्या करेंगे? पहले ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे, बहुत सारे चीज़ किए होंगे। तो बचपन में देखते होंगे जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो नीचे चला आता है। देखा आपने? सबने देखा होगा, आप लोग सब लोग किए होंगे। या फिर जब कोई चीज़ पेड़ में लटका हुआ होता है, आम मान लो है, सेब है, कोई भी चीज़ है, जब वो गिरता है तो कहाँ आता है? नीचे आता है। कभी ऐसा होता है खेलते खेलते आप लोग क्या होते हैं, छत पे चढ़े होते हैं, छत पे होते हैं और छत से क्या हो जाते हैं, टपक गए नीचे। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये नीचे ही क्यों गिरते हैं? हम ऊपर क्यों नहीं जाते? जैसे मान लो कि ऊपर से गिरे तो ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे क्यों आ जाते हैं? तो ये कारण है किसका? ग्रेविटेशन। इसका कारण कौन है? ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बहुत सारी थ्योरी दी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, काउजेस क्या क्या हो सकते हैं, ग्रेविटेशन अगर ना हो तो क्या हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा, कभी बचपन में एक गेम खेला होगा, सब लोग खेलते हैं। आपने खेला है कि नहीं खेला पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो खेला है कि हम लोग क्या करते हैं, रस्सी में एक पत्थर बांध लेते हैं। पत्थर को बांध करके गोल गोल क्या करते हैं, घुमाते हैं। पत्थर बांध करके क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। आपने किया ऐसा? नहीं किया तो करके देखना कभी। और घुमाते घुमाते एक बार क्या करते हैं, पत्थर को छोड़ देते हैं। घुमाते हैं पहले ऐसे, पत्थर को बांध करके क्या करते हैं, घुमाते हैं, और घुमाते घुमाते क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ते तो देखते हैं कि पत्थर जहाँ से छूटा वो सीधे आगे की ओर चला जाता है। आपने देखा? जैसे ऐसे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, घुमा के यहाँ से छोड़ा ऐसे, तो पत्थर क्या हो गया, सीधा हो निकल गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा कि अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ घूमता है। मून जो होता है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। आपने सुना है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे फिनोमेना जो हो रहे हैं, वो किसके कारण से हो रहे हैं? तो ग्रेविटी के कारण से हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हो रहे हैं। ये सारे फिनोमेना जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से होते हैं। हम लोग ज़मीन पे चिपके हुए हैं, ज़मीन से चिपके हुए हैं ना। जैसे कोई अगर मान लो ऐसे अर्थ है, अर्थ तो गोल होता है, सबको पता है अर्थ गोल होता है। मान लो कि आदमी नीचे में रहे तो क्या नीचे टपक जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो ऐसे नीचे आदमी, जैसे मान लो ये अर्थ आपका गोल है, ऐसे ऐसे यहाँ पे अगर आदमी रहे तो क्या ऐसे गिर जाएगा? यहाँ पे रहे तो नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गिरता, बल्कि क्या करता है, उसको अर्थ अपने तरफ, कहीं भी रहे तो अर्थ अपने तरफ उसको क्या करके रखता है, खींच के रखता है। तो उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींचता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे आप देख लो, कोई भी चीज़ अगर गिरा तो पेन गिरा है, नीचे गया मारकर, नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऊपर भी हम फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? ये नीचे ही जाएगा। किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसके छोड़ते हैं उसको तो भी वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, हर एक केस में वो नीचे आएगा। एक स्पेसिफिक केस है जिस केस में अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी से फेंकें तो क्या हो जाए, वो स्पेस में चला जाएगा, यानी वो वापस लौट करके कभी नहीं आएगा। दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो रॉकेट वगैरह उसी वेलोसिटी से हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स एक एरिया बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनता है? ग्रेविटेशन जो होता है एक एरिया बनाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक एरिया बनाता है। ठीक है, गोल ऐसे एरिया बना लिया, उस एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते। उस एरिया से बाहर जाने के लिए आपको एक स्पेशल वेलोसिटी चाहिए, जिस वेलोसिटी से आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम कौन सा वेलोसिटी कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर उस वेलोसिटी से उसे फेंका जाए, किसी भी प्लान, किसी भी चीज़ को अगर उस एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाए तो क्या हो जाएगा? उसके ग्रेविटी से पार हो सकता है। अदरवाइज ऐसे वो कहाँ गिर के चला आएगा? वापस अर्थ पे गिर के चला आएगा, अर्थ पे गिर जाएगा। कुछ टाइम लग सकता है उसको गिरने में, लेकिन वो गिरेगा कहाँ? अर्थ पे। या फिर हम लोग जब बॉल को कैच करते हैं तो बॉल को फेंकते हैं, पहले ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद कुछ समय रुकता है, रुकने के बाद क्या होता है, वो फिर नीचे आना शुरू करता है। आपने देखा होगा, बॉल क्या हो जाता है, फिर से वापस नीचे आ जाती है। ये सारे फिनोमेना किसके किसके हैं? सारे के सारे फिनोमेना ग्रेविटी के हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं। ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ना। या आपने सुना देखा होगा बारिश होते हुए, तो बारिश कैसे होता है? बारिश तो क्लाउड्स पहले आते हैं, क्लाउड्स में प्रेसिपिटेशन होता है, ड्रॉप्स बनते हैं, इवोपरेट करके जो आपका क्लाउड बनता है, इवोपरेट करने के बाद क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो ड्रॉप्स बन करके नीचे आते हैं। तो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? तो ये सारे फिनोमेना किस पे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। नदियाँ जो फ्लो करती हैं,
आपने देखा होगा रिवर को फ्लो करते हुए। नदी कैसे फ्लो करता है? नदी फ्लो करता है ना, तो नदी फ्लो करता है। नदी क्यों फ्लो करता है? क्योंकि नदी वाटर जो रिवर में जो पानी होता है, द वाटर इन द रिवर्स दैट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड। और वो कहाँ मूव करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरफ वो मूव करके आता है। तो ये सारे फिनोमेनाज हम लोग किस में पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी न्यूटन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी गिवन बाय न्यूटन जो दिया था। फिर उसके बाद स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे, हाइट में रिलेशन, हाइट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से बॉडी कहाँ आता है? नीचे आता है, तो किसी एक्सेलरेशन से आता है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, रिलेशन देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग कहते हैं, स्मॉल जी लिखेंगे हम लोग उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसका स्पीड कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है। बॉल को जब फेंकेंगे तो उसका स्पीड पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके उसका स्पीड कम लगता है, कम नहीं लगता, ऊपर जाके रेस्ट में हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वो नीचे गिरता है, तो पहले स्पीड कम होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ जाता है। इन सारे फिनोमेनास के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें मास के बारे में, मास एंड वेट क्या होता है। फिर बियॉन्ड फोर्स पढ़ेंगे, बियॉन्ड सी फोर्स, प्रेशर पढ़ेंगे, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, नॉपरिकस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक ही चीज़ होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, या ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है आखिर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है लिखेंगे, द फोर्स exerted by the body present in our surrounding the force exerted by the body present in our surrounding on each other is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपके ऊपर डेफिनेशन डिपेंड करता है कि हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जब दो बॉडी होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो एक पहला बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट किया तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को अट्रैक्ट करता है। नहीं कि हर एक बॉडी, दुनिया में जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट हैं, छोटा बड़ा सब, these all the bodies present in the atmosphere in our surrounding attracting each other। दुनिया में जितने भी बॉडीज हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे जितने भी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडीज हैं, वो सारे बॉडीज एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। जितने भी बॉडी हैं दुनिया में, और हर एक बॉडी एक दूसरे पे क्या लगा रहा है? फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम उसको अपनी तरफ खींच लें, लेकिन दूसरा बॉडी, जैसे ये बॉडी इसको चाह रहा है खींचने के लिए, ये बॉडी इसको चाह रहा है खींचने के लिए, दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा बॉडी एक छोटा बॉडी, तो छोटा बॉडी क्या करता है? बड़े बॉडी को खींच लेता है, लाइक अ चुंबक, मैग्नेट की तरह बिल्कुल ऐसा होता है। मैग्नेट आपने देखा होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये फोर्स है। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? ये जो अगर फोर्स हो गया तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो यू कैन डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप खुद ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके थिंक के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सोच पाते हो, अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर पाए, उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो न्यूटन ग्रेविटेशन का ये डेफिनेशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया डेफिनेशन। ये न्यूटन से डिनोट किया जाता है क्योंकि फोर्स है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन भी एक तरह का क्या है? फोर्स है, इसलिए इसको किसी से डिनोट करते हैं हम लोग? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एन होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इट इज ऑल्सो मत लिखो, इट इज डिनोटेड बाय लिख दो, सिर्फ डिनोटेड बाय एफ।
ये फोर्स है, इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। कौन से फोर्स से डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, फोर्स है, इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, पीछे हमने अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। जब किसी चीज़ को हम घुमाते हैं तो गोल गोल घूमता है और फिर वो अगर छोड़ देते हैं तो टेंजेंटली चला जाता है। ठीक है, सब ग्रेविटेशन का ही कमाल है, जितने भी चीज़ें होते हैं वो ग्रेविटेशन का ही कमाल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। सही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दैट इज गिवन बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी गिवन बाय न्यूटन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस लॉ was given by न्यूटन। यहाँ कैपिटल एन लिखेंगे, है ना, न्यूटन। ठीक है, या फिर इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दैट इज गिवन बाय न्यूटन एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। ये लॉ किसके द्वारा दिया, किनके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। दिस लॉ इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉ किनके द्वारा दिया गया था, यूनिवर्सल लॉ जो था वो किनके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसलिए इसका एक और नाम हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखते हैं इस रूल के हिसाब से क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या होता है भाई, इस लॉ के हिसाब से न्यूटन ने क्या कहा। ठीक है, इस लॉ के हिसाब से न्यूटन सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा द फोर्स exerted by the body is directly proportional to the product of mass of the body। मतलब क्या हुआ कि जो दो बॉडी होगा, जैसे दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था तो फोर्स क्या लगेगा कि दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between their centers। सही है, क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में, न्यूटन ने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि अगर दो बॉडीज हैं, दो हेवनली बॉडी है तो कोई भी बॉडी है, तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कितना फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास बढ़ा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मास पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या लिखा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने कि साथ ही साथ उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे वो स्क्वायर के रेट से क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ऊपर वाले लिख लिए, यहाँ पे हम कुछ लिखे इरेज करके इसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इस रूल के हिसाब से क्या होगा आखिर। तो इसके हिसाब से क्या होगा, मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, मान लो एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे है। इस बॉडी का मास m है, m1, और इस बॉडी का मास m2, और इसका सेंटर से यहाँ तक, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है d। मान लीजिए d मान सकते हैं, मानने में क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ f is directly proportional to m1 m2 and f is inversely proportional to 1 by d square। इक्वेशन
इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। जो न्यूटन सर ने कहा उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, ये लिखा कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का, ही लिखा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के तो मल्टीप्लाई कर दिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ये कर दिया। अब चलेंगे अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर 1 and 2 से चलते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये एफ, ये निकल गया ऐसे। अब यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड डी स्क्वायर, डी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको यहाँ से हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ जो भी चीज़ बोर्ड पे लिखा जाता है उसको फटाफट नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि इरेज करना पड़ता है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिलीज करेंगे, तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये जी क्या है आखिर, हमने यहाँ पे कैपिटल जी यूज़ किया, ये कैपिटल जी आखिर है क्या, ये कैपिटल जी हम लोग कहते किसको हैं, ये कैपिटल जी होता क्या है, तो कैपिटल जी जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस इज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश, किनके द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश, नाम नहीं पढ़ना आपको, बस बता दे रहे हैं, दिस जी द वैल्यू ऑफ जी इज ऑब्टेन्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, और इसका वैल्यू क्या निकला था, इसका वैल्यू निकला था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी है और जी का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है, जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो सकता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब हो क्या सकता है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब हो सकता है कि जो पूरे यूनिवर्स में काम करे, किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है वो पूरे यूनिवर्स में ये फिक्स होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है, आप तो जानते हो कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है वो फिक्स होता है ईच एंड एवरी प्लैनेट के लिए, हर एक बॉडी के लिए ये क्या होता है, फिक्स होता है। जितने भी बॉडीज़ यहाँ पे आपके आसपास में हैं, जितने भी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के लिए अगर हम जी का वैल्यू लेते हैं तो क्या लेते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हर एक जगह पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, चाहे बॉडी बड़ा हो, छोटा हो, जैसा हो, टेढ़ा खाना, कैसा भी बॉडी हो, वो हर एक बॉडी के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। सही है, जी का वैल्यू हर एक बॉडी के लिए फिक्स होता है, चाहे वो बॉडी बड़ा हो या बॉडी छोटा हो, हर एक बॉडी के लिए जी का वैल्यू फिक्स होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हमने इसका यूनिट निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाउ डिड वी फाइंड दिस, हम लोगों ने इसको कैसे फाइंड किया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा। चलिए देखते हैं, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, जो हम एसआई यूनिट देखेंगे कैपिटल जी का वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये होता है ना डी स्क्वायर। चलिए जी का यूनिट निकालना है तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। अब देखिए जी का यूनिट यहाँ से निकलेगा, एफ का मतलब फोर्स न्यूटन, डी मतलब डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और ये है केजी और ये भी है केजी, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं पर केजी स्क्वायर ऐसे, ये इसका एसआई यूनिट निकल गया। तो एसआई यूनिट और जी हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ से देखो फोर्स का भी डेफिनेशन मिल गया हम लोगों को, फोर्स का एक डेफिनेशन और मिल गया। तो फोर्स क्या होता है भाई, तो मास का, दो बॉडी के मास के, और इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं फोर्स के, दो बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और
डिस्टेंस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे फोर्स का भी डेफिनेशन हम लोगों को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि एफ का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा और जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, यानी हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे एंड बात करेंगे हम लोग काउजेज ऑफ gravitation. So many things we have to talk. Okay, so bye, see you soon, good day in next video with these topics.